हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर बट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स के साथ तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है, नो रिएक्शन विद वाटर। हमें डिस्कस करना है सिर्फ मेटल्स को, कि मेटल्स किस तरह से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में, और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद किस तरह का सब्सटेंस बनेगा, और वो सब्सटेंस किस नेचर का होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा। तो देखिए सबसे पहले इसकी रिएक्शन को देखिए। फर्स्ट इज सोडियम। देखिए कल भी हमने सोडियम एग्जांपल लिया था। सबसे पहला एग्जांपल, सोडियम रिएक्ट विद वाटर। सोडियम को Na से लिखते हैं, वाटर लिखते हैं H2O से, और रिएक्शन के बाद देखिए क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहां पर OH लिखा होगा, जहां पर OH लिखा होगा उसको हाइड्रोक्साइड लिखना है। अकेला O होता तो हम क्या लिखते थे, ऑक्साइड। अकेला O होता था तो हम लिखते थे ऑक्साइड, लेकिन OH होगा तो कौन सा ग्रुप लिखा जाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट रिएक्शन, इसमें सोडियम ने रिएक्शन की वाटर के साथ और क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं, अब इसका एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली, ये देखिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल। ये टेस्ट ट्यूब लिया हमने, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे। वाटर डालने के बाद इसमें सोडियम का एक पीस डाल देंगे। ये सोडियम का मैंने 1-2 पीस इसमें डाल दिया। अब जैसे ही डाले यहाँ पर रिएक्शन होगी और इसमें गैस प्रोड्यूस होगी, और वो गैस तो बाहर निकल जाएगी, तो उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ फिक्सेशन करेंगे। क्या फिक्सेशन करेंगे, यहाँ पर एक रबर कॉर्क लगा देंगे, एक रबर का यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे, कैप लगा देंगे। ये रबर कॉर्क हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। रबर कॉर्क से फिक्स करने के बाद इसमें होल ड्रिल करेंगे ड्रिल मशीन से, और यहाँ पर एक ट्यूब लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक ट्यूब लगा देंगे, ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब लगा दी हमने। ग्लास ट्यूब लगाने के बाद में इस ट्यूब को, दिस इज नोन एज डिलीवरी ट्यूब, ग्लास डिलीवरी ट्यूब। ग्लास की है तो लिख देंगे ग्लास डिलीवरी ट्यूब। तो ये हमने ग्लास डिलीवरी ट्यूब यहाँ पर फिक्स कर दी। इसको फिक्स करने के बाद यहाँ से गैस प्रोड्यूस हो रही है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आगे बढ़ रही है, इस ट्यूब के अंदर आगे बढ़ रही है, और इस ट्यूब को हम लोग कहाँ डाल देंगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन में। ये इस तरह से ऐसा आगे इसको ट्रांसफर कर देंगे सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर। विल बी मूविंग हियर and the second end is placed in a beaker। इस बीकर के अंदर क्या भर देंगे हम, सॉफ्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या डाल देंगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन। और ये टेस्ट, ये जो डिलीवरी ट्यूब है, ये डिलीवरी ट्यूब इसमें ट्रांसफर की जाएगी। ट्रांसफर करके इस तरह से इसको एंड को क्लोज कर दिया जाएगा, आगे किसमें डाल दिया जाएगा, सॉफ्ट सॉल्यूशन में। तो मैं पहले इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में फिल कर देता हूँ, फिर बीकर बनाते हैं। ये बन गया डिलीवरी ट्यूब। अब इसका ये वाला जो एंड है ये हमें सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालना है। तो एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर क्या होगा, सॉफ्ट सॉल्यूशन होगा। तो ये सॉफ्ट सॉल्यूशन में ऐसा डिप हो जाएगा, इसके अंदर डूब जाएगा। इसमें क्या भरा हमने, सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब देखिए ये वाटर था, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल रखा था, वाटर, और वाटर में क्या डाल रखा है, Na, सोडियम। सोडियम को डाला, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। तो प्रोड्यूस हुई, देखिए सोडियम रिएक्ट्स विद H2O एंड प्रोड्यूसेस NaOH एंड H। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा यहाँ से गैस प्रोड्यूस होगी और गैस को हमने बाहर नहीं निकलने दिया। इसके थ्रू कहां पर लेकर के आ रहे हैं, डिलीवरी ट्यूब में ये गैस जाएगी। डिलीवरी ट्यूब से कहां जाएगी, सॉफ्ट सॉल्यूशन में। सॉफ्ट सॉल्यूशन में जैसे जाएगी यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे, बबल्स। तो ये बबल्स ऐसा ऊपर की तरफ राइज होंगे, और इसके पास में हम लोग लेकर के जाएंगे बर्निंग कैंडल। ये बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे। तो जैसे ही बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे, इसके फ्लेम की हीट से
ये जो बबल था ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसा ब्लास्ट होगा, ये जो बबल्स हैं ये ब्लास्ट होंगे और कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेंगे? पॉप साउंड। कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेंगे? पॉप साउंड। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसको टेस्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बर्निंग कैंडल का यूज किया जाता है। तो सोडियम और वाटर के एक दूसरे के अंदर मिक्सअप करने से एक रिएक्शन हुई, रिएक्शन से गैस प्रोड्यूस हुई और गैस बाहर ना निकले इसके लिए हमने यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब फिक्स कर दी और डिलीवरी ट्यूब का दूसरा एंड टॉप सॉल्यूशन में डाल दिया ताकि टॉप से बबल प्रोड्यूस हो और हमें ये बबल्स ऊपर की तरफ जाते हुए भी दिखे, मतलब कि गैस ऊपर की तरफ उठते हुए दिखे। वो कैसे पता लगेगी? इन बबल्स के थ्रू। तो यहाँ पर ये बबल्स बनेंगे और ऊपर की तरफ राइज होंगे और किसी भी एक बबल के पास जब हम बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाएंगे, तो उसकी हीट एनर्जी से हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस बर्न होगी तो एक्सप्लोजन होगा, छोटा सा एक एक्सप्लोजन होगा जिससे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? पॉप साउंड। और अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो ये आइडेंटिफिकेशन है हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि और कोई भी गैस ऐसी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। अगर आप किसी और गैस के बबल्स बनाएंगे और बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे तो कोई भी गैस ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं दिखाती। सिर्फ यही गैस है जो पॉप साउंड से बर्न होती है, तो दैट इज हाइड्रोजन गैस। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, मतलब इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो हम उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालेंगे जिससे बबल राइज होंगे और बबल राइज होने के बाद पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है दैट मींस द हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल, वी आर यूजिंग द पोटेशियम and it reacts with H2O and produces KOH and hydrogen gas. KOH and hydrogen gas. और ये केमिकल रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Here it is 2 and 2H2O, 2H2O, 2NOH, 2KOH. This is the complete chemical reaction. अब मेटल सोडियम हो या पोटेशियम हो, मेटल सोडियम हो या पोटेशियम हो, दोनों ही वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बना रही है? मेटल हाइड्रोक्साइड। सोडियम पोटेशियम ये सब क्या है? मेटल है। और OH को मैंने क्या बताया था, क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज Mg and it is reacting with H2O and magnesium hydroxide is MgOH all twice and H2 reacting with the water. Metals are reacting with water and producing sodium hydroxide, potassium hydroxide and magnesium hydroxide. This is the formula of magnesium hydroxide, MgOH all twice. देखिए कैसे बोला जाता है? MgOH और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो दैट इज होल ट्वाइस एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये एक्सपेरिमेंट आप किसी भी मेटल के साथ कर सकते हैं, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तीनों में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है। हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि इस रिएक्शन के बाद ये जो हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर कैसा है। अभी इसके बाद और देखिए, ये तो डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट करते हैं, मतलब आप कोल्ड वाटर भी देंगे, ठंडा पानी भी देंगे, तब भी ये मेटल्स रिएक्ट कर सकते हैं, तब भी ये मेटल रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम और आयरन के साथ ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम और आयरन के साथ ऐसा नहीं है। देखिए मैं उसकी रिएक्शन भी लिखता हूँ, एल्यूमिनियम Al रिएक्ट विद वाटर, लेकिन ये वाटर से कौन सी फॉर्म में रिएक्ट करता है? स्टीम, स्टीम की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। तो वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले बॉईल करना पड़ेगा, बॉईल करने पर स्टीम आएगी और वो जो स्टीम होगी उसकी एनर्जी होगी ज्यादा, क्योंकि वो उसके पास हीट एनर्जी है, बहुत गर्म है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। तो अगर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है तो ये हाई एनर्जी की स्टीम होगी, हाई एनर्जी का वाटर होगा जिसको हम स्टीम की फॉर्म में बोलेंगे। और जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये डिफरेंस है इनमें, देख लीजिए।
सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनते हैं। एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। और आयरन के साथ भी ऐसा है। आयरन भी कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो भी किसके साथ रिएक्शन करता है? स्टीम के साथ। स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो सब में बनेगी, लेकिन इन 3 मेटल्स में हाइड्रोक्साइड बनेगा और इन 2 मेटल्स के लिए ऑक्साइड बनते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। किसकी? एल्यूमिनियम और आयरन की रिएक्टिविटी कम है। ये कोल्ड वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं कौन सी फॉर्म में? स्टीम की फॉर्म में। वाटर जब गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करके स्टीम में कन्वर्ट कर दी जाएगी, उसके बाद इसके साथ रिएक्शन करेगा। एल्यूमिनियम स्टीम के साथ, आयरन भी स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अगर ओ लिखा हुआ है तो क्या बोला था मैंने? ओ लिखा हुआ है तो ऑक्साइड, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओ लिखा हो तो क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑक्साइड। और अगर लास्ट में OH लिखा होगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे? हाइड्रोक्साइड। तो क्या वर्ड यूज किया जाएगा? हाइड्रोक्साइड। तो मेटल्स तो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो मेटल्स तो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल्स नो रिएक्शन। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। आप कार्बन को वाटर में डाल दो, रिएक्शन नहीं करेगा। वाटर को गर्म करके डाल दो तब भी रिएक्शन नहीं करेगा। स्टीम फॉर्म में डाल दो तब भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है। सल्फर, सल्फर भी रिएक्शन नहीं करता वाटर के साथ। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन के साथ तो वो रिएक्शन करता है, लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो अभी जो मैंने नाम बोले, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स हैं और ये सब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, सुनिए। अब ये बन चुका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अब इन सबको टेस्ट करना है, इन सबको लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। जब लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाएगा। जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब इन सबका नेचर कैसा होगा? एसिड। जब इनको लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाएगा, लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाएगा, तो जो रेड लिटमस है, जो रेड लिटमस है वो कैसा हो रहा है? वो हो रहा है ब्लू। रेड लिटमस टर्न ब्लू। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंसेस बने ये किस नेचर के हैं? ये बेसिक नेचर के हैं। तो मेटल जब भी रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, तो जो भी हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनेंगे उन सबका नेचर कैसा मिलेगा? बेसिक। और इन सबके वाटर सॉल्यूशन चाहिए हमें, सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन नहीं करते ये। इसका वाटर सॉल्यूशन, इसका वाटर सॉल्यूशन, वाटर वाटर वाटर, एक्वेस सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन बोलने की बजाय केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज किया जाता है एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वा, एक्वा का मतलब होता है वाटर, उसी के नाम पर बना है एक्वेस सॉल्यूशन। तो इन सबके एक्वेस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन चाहिए होंगे। और वाटर सॉल्यूशन बनाने के बाद लिटमस पेपर डालेंगे, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, तो इसका मतलब बेसिक है। ब्लू लिटमस डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, नो चेंज। ब्लू लिटमस डालने से कलर चेंज नहीं हो रहा। कलर चेंज नहीं हो रहा तो मतलब ये एसिडिक तो नहीं है। कलर चेंज नहीं हो रहा तो मतलब ये क्या नहीं है? ये एसिडिक नहीं है। ओके। अब नॉन मेटल्स और मेटल्स के लिए मैं पॉइंट लिखता हूँ, उन पॉइंट्स को आप समझिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी सुनिए। सबसे पहले मेटल्स के लिए सुनिए। ये सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप इनको वाटर में डालेंगे ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि पानी में आग लग गई है। वाटर के अंदर जैसे ही सोडियम डाला जाता है, सोडियम डालते ही वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब ये तो क्या कर रहा है? बर्निंग प्रोसेस कर रहा है। और अगर इसको वाटर में डालते ही ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ये जलना शुरू हो जाता है, तो ये रिएक्शन बहुत ही हाई एनर्जी की होती है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो देखिए, मान लीजिए मैंने ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर ये वाटर था। वाटर के अंदर जैसे ही मैं सोडियम डालूंगा, सोडियम का पीस डालूंगा,
ये सोडियम का जो पीस है ये ऐसा चमकना शुरू हो जाएगा, ये ऐसा चमकना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ये बीकर गर्म हो जाएगा, और ये बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बीकर गर्म हो जाएगा। इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, कुछ ही सेकंड के अंदर रिएक्शन हो जाती है और बहुत सारी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्लस लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और ये सोडियम का जो टुकड़ा है ये यार रुकता नहीं, ये ऐसा मोशन करता रहता है, चलता रहता है। जैसे मान लीजिए पानी का एक बीकर था, मैंने जैसे ही उसमें सोडियम डाला तो ये सोडियम इसमें रुकेगा नहीं, ये ऐसा इधर उधर ऐसा घूमता रहेगा। उसका कारण क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। सोडियम को जैसे ही वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब इस रिएक्शन में जो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी से ये हाइड्रोजन गैस भी बर्न होगी। सोडियम को जैसे ही वाटर में डाला हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है हमें पता है, हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में सोडियम को वाटर में डालने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस भी बर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी उस हीट एनर्जी से। जैसे ही सोडियम को वाटर में डालेंगे हीट एनर्जी भी बनेगी, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, और उस हीट एनर्जी से हाइड्रोजन गैस भी बर्न हो जाएगी। तो मतलब कि और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो सोडियम या पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो इन दो एलिमेंट्स को जब आप वाटर में डालते हैं तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत ज्यादा हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन रिएक्शंस के अंदर। इसीलिए इनको वाटर के कांटेक्ट में नहीं रख सकते। अगर एक रूम में रखते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन शुरू कर देते हैं, वाटर में डालते हैं तो वाटर से रिएक्शन शुरू कर देते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम को ना तो रूम में रखा जा सकता है, ओपन रूम में रखा जा सकता है जहां पर ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगी इसके, और ना ही इसको वाटर में स्टोर कर सकते हैं। तो इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को किसमें स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में। इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को किसमें स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में। सोडियम एंड पोटेशियम, ध्यान से सुन लीजिए स्टेटमेंट, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। अगर रूम में रखते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन शुरू कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे आसपास ऑक्सीजन गैस है, हम ब्रीथिंग भी तो कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस को। तो सोडियम पोटेशियम को रूम में भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन शुरू कर देंगे। इनको वाटर में भी नहीं रखा जा सकता, ये वाटर से भी रिएक्शन शुरू कर देंगे। तो इनको कहाँ स्टोर किया जाता है, इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, और यूज करने के लिए इसको केरोसिन ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं, फिर साफ कर लेते हैं, साफ करके जिससे भी रिएक्शन करवानी करवा लेते हैं। लेकिन लेबोरेटरी में इनका यूज नहीं होता। फुल लेबोरेटरीज के अंदर सोडियम पोटेशियम आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खतरनाक एलिमेंट है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब भी बर्न होगा, वाटर के अंदर डालेंगे तब भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों ही केसेस के अंदर ये डेंजरस है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब भी हीट प्रोड्यूस होती है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तब भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो दोनों ही केसेस में डेंजरस है। इसीलिए इसकी ऑक्सीजन से भी सप्लाई कट ऑफ कर देते हैं और वाटर से भी सप्लाई कट ऑफ कर देते हैं। ऑक्सीजन से और वाटर से दोनों से सप्लाई कट ऑफ कर देते हैं। कैसे, इन दोनों को किसमें स्टोर करके, केरोसिन ऑयल। तो एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। आंसर क्या होगा, because sodium and potassium are highly reactive metals, they react with oxygen present in the atmosphere। ये एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन कर सकता है, एंड दे कैन ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर इफ नियर बाय। अगर आसपास पानी है तो ये वाटर से भी रिएक्शन कर सकता है। तो दे आर स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल टू कट ऑफ द सप्लाई विद ऑक्सीजन एंड वाटर। इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, वाटर से और ऑक्सीजन से सप्लाई कट ऑफ करने के लिए, ताकि इसको ना तो ऑक्सीजन मिले और ना ही इसको वाटर मिले। इसलिए केरोसिन ऑयल में इनको स्टोर करते हैं। फॉस्फोरस, ये तो मेटल्स थे, अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं।
अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा, मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो सिंपली मैंने क्या लिख दिया, नो रिएक्शन। नॉन मेटल्स की वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं। कार्बन रिएक्शन नहीं करता वाटर के साथ, सल्फर रिएक्शन नहीं करता, नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता वाटर के साथ, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहे वाटर के साथ। नियॉन, आर्गन, ये सब भी गैसेज हैं, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, Ar से लिखा जाता है क्रिप्टॉन को, आर्गन Ar से लिखा जाता है, नियॉन Ne से लिखा जाता है, तो ये भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन विद वाटर। फॉस्फोरस, इसको P से लिखा जाता है, स्पेलिंग में लिख देता हूँ फॉस्फोरस, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल P। ये भी हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ये पाउडर होता है, ये भी हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। हम लोग दिवाली के टाइम पर जो क्रैकर यूज करते हैं ना, पटाखे यूज करते हैं, उनमें फॉस्फोरस लगाओ। इसके अलावा जो मैच होती है, माचिस होती है, उसकी जो स्टिक होती है उसके ऊपर भी फॉस्फोरस लगा होता है, उसके ऊपर भी क्या लगा होता है, फॉस्फोरस, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। तो हम जैसे ही उसको रब करते हैं, रब करने पर फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होते ही ये बर्न हो जाता है और मैच स्टिक जलने लगती है। तो मैच स्टिक के ऊपर क्रैकर्स के अंदर ये फॉस्फोरस एलिमेंट यूज किया जाता है, एंड फॉस्फोरस इज ए नॉन मेटल। और फॉस्फोरस कैसा एलिमेंट है, ये एक नॉन मेटल है। तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसी वजह से हम इसको वाटर में स्टोर करते हैं। फॉस्फोरस को किसमें स्टोर किया जाता है, आई विल राइट हियर, स्टोर्ड इन वाटर। फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है बिकॉज वी वांट टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ फॉस्फोरस विद ऑक्सीजन, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि फॉस्फोरस की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो फॉस्फोरस को ना मिले। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, सराउंडिंग से, आसपास के एटमोस्फेयर से, तो इसीलिए इसको वाटर में स्टोर कर दिया जाता है। अब मैंने जो भी एक्सप्लेन किया मैं उनको कुछ पॉइंट्स में लिखता हूँ, ताकि आप उनको अपनी नोटबुक में या रफ नोटबुक में क्या कर ले, नोट कर ले, लिख ले। रिएक्शन विद वाटर पढ़ रहे हैं आप, और इसके लिए मैं मेटल्स के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर नॉन मेटल्स के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले मेटल्स के अंदर लिखते हैं। मेटल्स का सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस, मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड। या तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। These are basic in nature. इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक, बिकॉज दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। These are basic in nature. ये तो था मेटल के लिए। अब देखिए नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल्स do not react with water. नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। ओके, तो इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी हमें। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं मैं, मेटल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट और नॉन मेटल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, पूरा स्टेटमेंट नहीं आपको बताऊंगा। क्या लिखेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम को लिखा जाता है Na से। ओके, मैं पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ, सोडियम एंड पोटेशियम
are stored in kerosene oil, are stored in kerosene, लाइन को थोड़ा यहाँ कर देते हैं, are stored in kerosene oil. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। ये तो प्रॉपर्टी के बारे में हुआ। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है, और इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। ये बेसिक होते हैं नेचर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल्स हैं, लेकिन किसमें स्टोर करके रखे जाते हैं? केरोसिन ऑयल में स्टोर किए जाते हैं। किसमें स्टोर किए जाते हैं? केरोसिन ऑयल में। नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब देखिए नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉन मेटल्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल है। फॉस्फोरस जिसको किससे लिखा जाता है? ई से। इज स्टोर्ड इन वाटर। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। तो फॉस्फोरस को कहाँ स्टोर किया जाता है? वाटर में। कारण क्या है? रीजन क्या बनाएंगे? बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, तो हम इसको वाटर में स्टोर कर लेते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता तो वाटर में स्टोर कर लेते हैं। ये सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, तो ना तो इसको एटमॉस्फेयर में रखा जा सकता है, ना इनको वाटर में रखा जा सकता है। तो इसको फिर किसमें स्टोर किया जाता है? केरोसिन ऑयल में। ओके, अब हम डाउट के बारे में पूछते हैं आपसे।